हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम लोग यार थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो आपका होगा, सबसे पहले अपन कवर करेंगे आज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर में होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आपके 9th के सिलेबस में सिर्फ मैक्सिमम ना 20 तक अगर आपको 20 तक अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर याद रहता है तो आपका सारा काम बन जाएगा। ऑल्दो क्वेश्चन पेपर में कुछ आपको एटॉमिक मास दिए रहेंगे, बट इट्स बेटर यार रिस्क नहीं लेना है, सारा कुछ हमको याद करके जाना है एटलीस्ट 20 तक। उसके ऊपर का जो भी अगर आएगा एलिमेंट उसका आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। आप सिर्फ 20 तक याद करके जाओ और 20 तक याद कर लो। देखो आपका जो एटॉमिक नंबर है आप समझ रहे हो, एक तरह से वो सीक्वेंस नंबर टाइप का, सीरियल नंबर टाइप का आप उसको समझ सकते हो। तो जो आपका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 1 और इसका जो मास होता है वो आपका होता है 1। वैसे हीलियम का होता है आपका 2 और उसका जो मास होता है वो होता है आपका 4। के बाद आएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देख रहे हो मैं कितना जल्दी बोल रहा हूँ, बिकॉज यार मेरे को ये रट चुका हूँ मैं। हम लोग कैसे करते थे, इसको पूरा याद करते थे। देखो सीक्वेंस में पहले आपको याद करना है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है, वो एक तरह से सीक्वेंस नंबर है, तो उसके हिसाब से आपको याद करना है एलिमेंट्स के नाम। कैसे याद करोगे आप? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। सो ऐसी आपको याद हो जाना चाहिए, को रट्टा मान लो यार ऐसी पूरा। उसके बाद आप एटॉमिक मास को अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे एटॉमिक नंबर से, अगर आपको ट्रिक चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो हाइड्रोजन का तो सेम ही होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ओके। हीलियम के में क्या होता है, जस्ट डबल होता है, 2 का 4 हो गया। लिथियम के में जस्ट डबल से एक ज्यादा है ना। तो अगर आप डबल वाला देखोगे, देखो हीलियम हो गया डबल, राइट, 2 का 4 हुआ, आपका कार्बन हो गया 6 का 12, नाइट्रोजन हो गया आपका 7 का 14, ऑक्सीजन होगा आपका 8 का 16, नियॉन होगा आपका 10 का 20, है ना। मैग्नीशियम हो गया आपका 12 का 24, सिलिकॉन हो गया आपका 14 का 28, सल्फर हो गया आपका 16 का 32 एंड आपका कैल्शियम आपका हो गया 20 का 40। और ये क्लोरीन का एक आप मान लो कि ये बस जो है ना, इसका जो आपका जो मास नंबर है वो आपका 35.5, मतलब इसका डेसिमल में होगा, ठीक। तो जो डबल में है वो आप याद कर लो। हीलियम का 4 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऐसे आप याद कर लो जो डबल है। बाकी जो बचे हुए केसेस हैं, हाइड्रोजन भी आपको पता है ये आपका निकल गया, है ना, आपको क्लोरीन भी निकल गया, आपका कुछ एलिमेंट्स बस बचे, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे लिथियम का +1, इसका डबल +1 है ना, 6 + 1 दैट इज 7, उसको याद कर लो। बजाय आपको डबल +1 ऐसे याद करने के बजाय इसको याद कर लो कि लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन का 11 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, सोडियम का 23 होता है, ऐसे आप इसको याद कर लो। और हाँ, एक और यहाँ पे एक एक्सेप्शन मान सकते हैं इसको कि आर्गन जो है वो आपका 40 इसका होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है मास नंबर। तो इसको यार अच्छे से याद रखना, ओके, कि आर्गन और कैल्शियम का क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसको अपन बोलते हैं आइसोबार, है ना, लेकिन इसको अपन बाद में समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो, इन दोनों का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और क्या होता है वो 40 होता है। सो आप यार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको यार लिख लो, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसका PDF या फिर इसका जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहाँ से आप इसको प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हो, और उसके बाद इसको याद कर लो यार अच्छे से। ये यार इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ये फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसलिए इतना टाइम डिवोट कर रहा हूँ इसके ऊपर, नहीं तो बिल्कुल नहीं करता। सो प्लीज इसको याद कर लो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग 2 लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल ट्राउस। ये दोनों कौन बंदे हैं, ये दोनों हैं साइंटिस्ट लोग हैं। सो इन दोनों ने क्या किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश किया। तो ये चीज लेवोसियर ने दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो सेकंड वन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, उसको ट्राउस ने बताया है। तो देखो यार, सबसे पहले ये चीज जो सेकंड है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये दोनों को याद कर लो, एग्जाम में कोई भी नाम से आ सकता, तो इसको आप अच्छे से याद रख लो ना कि कौन सा होता है ये चीज। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसका अगर आपको बोलेगा कि डिफाइन करो, राइट, या बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो मास है ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। अब इसका आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, एक अपन एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं ना, अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मान के चलो, ओके। तो क्या करेंगे अपन, देखो बेरियम क्लोराइड अपन लेते हैं सबसे पहले, BaCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका हो गया X मान लो इसको, ओके। अब अपन लेंगे क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक। ये आपका हो गया, आपका Y हो गया। क्या करेंगे, इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, किसी का भी सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसमें अपन वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करने से उसका सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। तो इसका अपन सॉल्यूशन बना लेंगे और इसका भी अपन सॉल्यूशन बना लेंगे। तो देख लो यार अपन क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपन एक कोनिकल फ्लास्क ले रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कोनिकल फ्लास्क, ओके। अब उसके अंदर अपन ये जो है ना स्मॉल इग्निशन ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब टाइप का अपन डालेंगे इसको, उसको अपन थ्रेड से बांधेंगे, राइट। और ये जो सॉल्यूशन जो है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब में, वो आपका होगा X वाला सॉल्यूशन। X वाला सॉल्यूशन मतलब आपका क्या हो गया, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, राइट। और ये आपका जो कोनिकल फ्लास्क में जो आपका रहेगा ना, वो आपका क्या होगा, सोडियम सल्फेट, राइट, Na2SO4। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ Y आपका क्या इसमें हो गया, कोनिकल फ्लास्क में हो गया। उसको फिर अपन कॉर्क से ऐसे ढक देंगे। अब देखो करना क्या है अपने को, सबसे पहले अपन ऐसे ही अपन रखेंगे, ओके। इसमें आपका सॉल्यूशन ऑफ X रहेगा, इसमें आपका सॉल्यूशन ऑफ Y रहेगा। इसको अपन ऐसे ही रखने के बाद, पूरा कॉर्क वॉर्क लगाने के बाद इसको अपन इसका वेट नापेंगे। तो सपोज इसका जो अगर वेट अगर आता है आपका बिफोर रिएक्शन, अपन मान लेते हैं इसको X ग्राम, ओके। अब अपन क्या करेंगे, ये जो है ना आपका इग्निशन ट्यूब, उसको टिल्ट कर देंगे, जिससे कि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ X जो है सॉल्यूशन ऑफ Y के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जब दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या आपका होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसको, ये जो पूरा का जो है ना, उसको फिर से अपन वे करेंगे। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो आपका वेट आएगा ना, वो भी आपका आएगा X ग्राम। मतलब केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी आपका वेट होगा, वो आपका हो गया सेम होगा, राइट। तो वही बोल रहा है कि जो मास जो होता है, यहाँ पे वेट में जो गलत वर्ड यूज कर रहा था, वेट नहीं, मास जो है वो आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आपका मास सेम होगा। तो वही बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप इसको फॉर्मूला के टर्म्स में अगर समझना चाहते हो तो देखो बस सिंपल यही है कि बिफोर रिएक्शन जो भी आपका वेट है टोटल, वो आपका आफ्टर रिएक्शन भी सेम हो, ठीक है। अगर पहले अगर 100 ग्राम था बिफोर रिएक्शन, तो आपका बाद में भी 100 ग्राम होगा, ओके। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ यार। चलिए हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को। तो जैसे कि मैं बताया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये दोनों नाम होते हैं इसके, तो इसको भूलना मत। इसका जो आपका डेफिनेशन होगा वो आपका होगा, इन ए केमिकल सब्सटेंस The elements are always present in definite proportion by mass। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, का जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, है ना। जिनको नहीं पता कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो यहाँ पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो एलिमेंट्स हैं वो किस में होते हैं, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं। किसके, डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है बताते हैं। चलो, अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं, ओके, क्या ले रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O। तो इसमें आपका हाइड्रोजन का जो मास होता है, हमने जैसे पढ़ा था अभी पहले कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका कितना होता है, 16 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, मास का क्या 16 होता है ना। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2, जो कि आपका हो जाएगा, राइट। इसमें अगर रेशियो लेते हैं अपन, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो आपका ये क्या आएगा 2:16, दैट इज 1:8। वैसे ही अमोनिया का आपका फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का क्या होता है आपका 14 होता है मास, हाइड्रोजन का 1 × 3 हुआ, दैट इज आपका हो गया 3। तो हाइड्रोजन रेशियो अगर अपन नाइट्रोजन लेते हैं, क्या हो जाएगा 3:14, राइट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये बोलना चाहता है यार कि आप जो वाटर लेंगे, अगर आप अपना घर का पानी ले रहे हो, अगर आप मुंबई का पानी ले रहे हो, अगर आप USA चले जाओ यार, USA का भी पानी ले लो, राइट। दोनों का जो ये रेशियो जो होगा वो क्या होगा, डेफिनाइट होगा। जो प्रोपोर्शंस होंगे वो क्या होंगे, डेफिनाइट होंगे। किसके, मास के, डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, US चले जाओ, जहाँ जाना चले जाओ, जो पानी का जो भी पानी हो, गंदा हो चाहे वो प्यूरीफायर का हो, कहीं का भी हो यार, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O होगा, और उसके जो प्रोपोर्शंस होंगे आपके क्या होंगे 1:8 होंगे, ओके। वैसे ही
आपका अमोनिया भी हो गया। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिए आपके दो। सारे कंपाउंड्स के जो भी होते हैं वो सारे डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं। उसको कैसे भी बनाया जाए, कहीं से भी मिला लो, कहाँ से भी ला लो उसको, है ना, ऑस्ट्रेलिया से ला लो, यूएस से ला लो, इंडिया से ला लो, कहीं से भी ला लो, आपका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, डेफिनाइट होगा बाय मास। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अपन एग्जांपल्स कर लेते हैं यही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ मास ऑफ। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उसको हम लोग बोलते क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, सो देखो एक रिएक्शन है, उसमें 5.3 ग्राम क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो देखो ये आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, राइट, प्लस रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट आपको कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड आपको कितना दिया हुआ है, 2.2 ग्राम ना। ये रिएक्ट होकर क्या बनेगा, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शॉर्टकट में लिख रहे हैं उसका फॉर्मूला अपन, 2.2 ग्राम प्लस 9.9 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज H2O 0.9 ग्राम। अब 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस सोडियम एसिटेट, कितना होगा ये आपका 8.2 ग्राम, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, शो दैट दिस ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों के मास क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। ये जो है ना, ये आपका साइड है, उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड बोलते हैं इसको। इस साइड जो है आपका, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो जब आप ऐड करोगे रिएक्टेंट्स को तो आपके क्या हो जाएंगे, 5.3 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम, सॉरी एसिटिक एसिड आपका 2.2 ग्राम नहीं है, ये आपका है 6 ग्राम है, तो आपका हो जाएगा 6 प्लस 5.3 दैट इज 11.3 ग्राम। आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया ये, है ना। अब इधर आप ऐड कर लो यार प्रोडक्ट साइड, तो आपका कितना हुआ 11.3। सो आपके रिएक्टेंट्स किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट्स के। सो एग्रीमेंट हो गया ना यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, सो ये प्रूव हो गया। चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। ओके, हाइड्रोजन और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका कितना रेशियो में है, 1:8। ठीक है, डन। बाय मास टू फॉर्म वाटर, है ना, मास वाले रेशियो में है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अब देखो, अगर इसको अपन कंसिडर करते हैं, अगर इसको अपन 1 ग्राम कंसिडर करते हैं तो आपको कितना, 8 ग्राम आपको क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको लग रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। तो आपको पूछ रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को वाटर बनाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, राइट। सो बहुत सिंपल है यार। देखो अगर इसको अपन ऐसे ले लेते हैं कि देखो यूनिटरी मेथड से अपन जाते हैं, सो अपने को 1 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 8 ग्राम लग रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लग रहा है अपने को, राइट, अपने को 3 ग्राम चाहिए। 3 ग्राम के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस साइड, तो इस साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका जो आंसर आपका मिलेगा आपका होगा 24 ग्राम। समझ आया, नहीं आया होगा तो यार कमेंट करो। नेक्स्ट एक अपना एग्जाम्पल देखो। व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन अपन ले लेते हैं, ये हुआ आपका दिया हुआ है 3 ग्राम, क्या हुआ ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, ऑक्सीजन कितना था आपका 8 ग्राम। ओके, सो 11 ग्राम ऑफ CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अब देखो इधर क्या है 8 + 3 दैट इज 11, इधर भी क्या है 11। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? देखो सबसे पहले तो देखो यार ये क्या कर रहा है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है ना, कर रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, को बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए नहीं, 3 ग्राम जो कार्बन है उसको बर्न करते हैं 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनेंगे। सो देखो, तो जैसे यार हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे देखो CO2 तो इसका क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मास का क्या हुआ 12, ऑक्सीजन का क्या होगा आपका 16 × 2 दैट इज 32, है ना। अब देखो इसका रेशियो क्या होगा, कार्बन रेशियो आपका ऑक्सीजन का 12:32। अब ये क्या होगा 3:8, राइट। सो
3 ग्राम आपका कार्बन के लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, राइट। सो यार ये 3 ग्राम जो है ना वो 8 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा, कितना भी दे दो उसको। अपन अगर आप 50 ग्राम दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको 100 ग्राम दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेशियो है ना मास का, वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो आपका ये से 3 ग्राम हुआ आपका कार्बन, वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा और आपका ये बन जाएगा 11 ग्राम ऑफ CO2। इसमें जो बाकी जो 8 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा, 50 ग्राम आपके पास है यहाँ पे, 50 ग्राम आपके पास यहाँ पे है, लेकिन 42 ग्राम है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। 42 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। सिर्फ 8 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन का, रिएक्ट करेगा और आपका बन जाएगा कितना, 11 ग्राम ऑफ CO2। सो कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे गवर्न कर रहा है, यहाँ पे जो कर रहा है वो क्या है, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या है, सेम है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा यार। मैं आपको समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। सो आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा, राइट। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट। हमने पढ़ा क्या, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपका डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा, बट जैसे कि अपन यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं ना, 12:32, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ा ना कार्बन का मास ऑक्सीजन का मास जानने का, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करेगा, ज़रूरत पड़ेगा उसका। सो सिर्फ 20 तक याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। और हाँ, एटॉमिक मास को ही ना मास नंबर भी बोलते हैं, राइट। सो ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यार, है ना। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे ज़्यादा तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।